एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड एज यू ऑल नो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके एग्जाम की एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करती है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बट टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, यू नो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट विल बी अंडर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई विल बी डिस्कसिंग ओनली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट। ओके, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें जब स्टार्ट करनी है तो इसमें कैसे रहेगा, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स लाइक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन विड्थ, ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देन वी विल हैव स्पेक्ट्रोस्कोपी, 3 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हैव। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लेक्चर के लिए हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज वैलिड फॉर ऑल द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड भी हम यहाँ से हटा देते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, क्यों हम इसको इतना डिटेल में पढ़ते हैं, इतना क्या ये वाइड ब्रांच है कि हम इनको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, spectroscopy is the branch of science which deals with the interaction of radiation with matter. Now radiation भी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब डेफिनेशन में देखो, सिंपल सी चीज है, एक साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं इंटरेक्शन, किसकी इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन मैटर के साथ। ठीक है, तो इस पूरी डेफिनेशन में आपको 2 नए वर्ड्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा क्या, मैटर। इन दोनों वर्ड्स को डिटेल में पढ़ लिया, इन दोनों की इंटरेक्शन को स्टडी कर लिया, तो उससे आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी कवर हो जाएगी। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है और मैटर के बारे में पढ़ना है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैटर क्या होता है। मैटर क्या है, मैटर की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। मैटर क्या है, कोई भी वो चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है यूनिवर्स का, जैसे कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है यूनिवर्स का एंड इट हैज सम मास। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, इस रूम में वी हैव दिस बोर्ड, ये बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वी हैव टेबल, वी हैव चेयर, वी हैव दीज मोबाइल फोन्स, ये सारे के सारे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो सब आते हैं मैटर के अंडर। बट व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट केमिस्ट्री, हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम एक टेबल या चेयर के बारे में पढ़ें। हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है नए नए कंपाउंड से। हमें केमिस्ट्री में किससे डील करना है, नए नए कंपाउंड से, नए नए मॉलिक्यूल से जो लैब में डिस्कवर किए जाते हैं। ओके, सो मैटर यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे पास एक सैंपल होगा, एक क्यूवेट होगी। लाइक आई एम टेलिंग द हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक क्यूवेट है, एक क्यूवेट इज लाइक टेस्ट ट्यूब जैसे एक छोटा सा, यू हैव एन apparatus, उसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी नया जो सब्सटेंस डिस्कवर किया उसके अंदर आपको प्लेस कर देना है। तो मैटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, मैटर में वी हैव सम मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, वो मॉलिक्यूल CO2 हो सकता है, वो मॉलिक्यूल NH3 हो सकता है, वो मॉलिक्यूल कोई भी नया मॉलिक्यूल हो सकता है जो डिस्कवर किया गया। ओके, जैसे अगर आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं CO2 का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप सीधा बोलोगे CO2 का ये स्ट्रक्चर है। आपने क्यों बोला कि CO2 का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने ये पढ़ा। आपने ये पढ़ा कैसे, बिकॉज किसी ने तो इसकी डिस्कवरी करी है ना कि CO2 का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली डील करती है कि कैसे हम किसी अननोन
था, जब CO2 पहली बार डिस्कवर हुआ था तब थोड़ी ना इसके बारे में पता था कि ऐसा बॉन्ड है। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट करवाई गई, फिर इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया। वैसे ही हमारे पास हर साल केमिस्ट्री में इतने नए नए कंपाउंड्स ऐड हो रहे हैं, उससे टेस्ट करवा के हमें ये पता चल जाता है इसके अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट हमें क्या पता कौन सा किसके साथ किस बॉन्ड से प्रेजेंट है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रांच है जो डील करती है, जो हमें ये बताती है कि कोई भी नया मॉलिक्यूल है, उसका हमारे पास उस नए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। और मैटर यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, ऑल द मॉलिक्यूल्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अभी आपने पढ़ा होगा कभी कि इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ इतनी है। अब मॉलिक्यूल इतना छोटा सा है, आप उसको स्केल लेके तो मेजर नहीं कर सकते कि हाँ ये CO2 का मॉलिक्यूल है, स्केल रखा और मेजर कर दिया, नहीं। इन सब चीजों के लिए बॉन्ड लेंथ मेजर करनी है आपको, उसका मास मेजर करना है, कुछ भी मेजर करना है किसी इतने छोटे से कंपाउंड के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी ही कैरी आउट करवानी पड़ेगी उसकी। तो मैटर से हम क्या समझते हैं, कोई भी नया कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक्चुअली में व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर, हम ना कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव अ वेरी बेसिक मॉलिक्यूल AB। मेरे पास क्या है, कोई भी बेसिक मॉलिक्यूल है AB, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, ऐसा, ठीक है। ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर है। अब लेट्स कंपेयर दिस टू दिस, ये सिमिलर मान सकते हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर हमें कोई एग्जांपल ही लेना है तो लेट्स सपोज दिस इज HCl। HCl अगर मैं इसको मानूं तो आपको भी पता है कि HCl हमारा या कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे नहीं होता। ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, ऐसा मोशन भी है इसका, ये ऐसा मोशन भी है इसका, लाइक यू कैन सी कि आई कांट स्ट्रेच दिस, बट मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच होती है। इसका मोशन ऐसा भी है, इसका मोशन ऐसा भी है। तो HCl का मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं है, उसके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वहां से हमें एक नया कंसेप्ट मिलता है, जो आज के लेक्चर का हमारा पहला कंसेप्ट है, बिकॉज अभी तक आई वाज जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन कि पढ़नी क्यों है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम क्या स्टडी करेंगे, वी विल डिस्कस द आर्टिकल्स एंड हर एक टॉपिक में आई लेट यू नो कि इससे आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। पहला टॉपिक क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये क्वांटाइज्ड क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपने ये पढ़ा है कि कोई भी एटम, वी हैव अ एटम, एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके आसपास कर रही है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। सेंटर में है न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने इस सर्कल में क्यों इलेक्ट्रॉन बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये n = 1 है, n = 2 है और n = 3 है। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा। आप कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं, कभी भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में पड़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, फिक्स एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, फिक्स एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होगा। तो इसी को तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, व्हेन वी हैव फिक्स एनर्जी लेवल्स। पहले n की वैल्यू 1 है तो कुछ एनर्जी, 2 है तो कुछ एनर्जी, 3 है तो कुछ एनर्जी। ये जो बीच वाला स्पेस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रहने की परमिशन नहीं है, वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। सेम ये चीज, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, एटम के बारे में, ठीक है। बट वी हैव टू डिस्कस वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। आपको भी पता है जब नए नए केमिस्ट्री में कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक में इतने ज्यादा हेवी कंपाउंड्स होते हैं, तो वहां पे वी हैव हेवी मॉलिक्यूल्स। वहां पे क्या होता है, देयर आल्सो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट। क्या है मॉलिक्यूल के केस में, मॉलिक्यूल के केस में भी एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं। मॉलिक्यूल के केस में भी क्या होता है, एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं। अब ये बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज इसमें से चांसेस आर कि आपका एक क्वेश्चन इसी में से फ्रेम हो जाएगा पेपर में। देखो क्या है, अब बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल के अंदर
डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। उनको डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। कौन से 4 पार्ट्स में? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल। क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया एटम के अंदर ऑर्बिटल्स के लेवल बने होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर ये लेवल्स बने होते हैं। अब इन लेवल्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, ट्रांजिशन, सबसे इधर वाले से स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल्स। देखो, ट्रांजिशनल का मतलब क्या है? दिस इज माय मॉलिक्यूल। ट्रांजिशन वर्ड का ही मतलब क्या होता है? पूरा उठ के चले जाना। लाइक अगर इस मॉलिक्यूल में ये वाला मोशन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल है, ये ट्रांजिशन हो रही है इसकी, ये एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, इधर जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मोशन। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मोशन। और जब हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल ट्रांजिशनल मोशन कैरी आउट करवाता है, तो उस केस में क्या होता है? उसकी एनर्जी में चेंज होता है और उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एनर्जी। तो ट्रांजिशनल एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है जब वो ट्रांजिशनल मोशन कैरी आउट करवा रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल। एक्चुअली में देखो, ट्रांजिशनल मोशन है ना, जो ट्रांजिशनल मोशन में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है। लाइक उसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है, तो ये किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अराइज नहीं कर पाया, क्योंकि इतना कम एनर्जी डिफरेंस को पढ़ने के लिए ना हमें इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव चाहिए। अभी भी अगर आप एनएमआर भी कैरी आउट करवा रहे हो, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट करवाने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट ही 4-5 करोड़ के आसपास होती है। उससे ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ना ही तो अभी बना है, और बनेगा भी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। सो दैट्स द रीजन ये जो ट्रांजिशनल मोशन के साथ या ट्रांजिशनल एनर्जी के साथ हम डील नहीं करते, बिकॉज आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे पाए। उससे आगे हम चलते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमारा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट पार्ट बनेगा, दैट विल बी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट रोटेशनल एनर्जी इज। देखो, सिंपल सी बात, दिस इज अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? देखो, रोटेशन क्या होती है? ये दिख रहा है आपको, दिस मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग। एक मॉलिक्यूल में 3 टाइप की रोटेशन पॉसिबल है। एक मॉलिक्यूल में 3 टाइप की रोटेशन पॉसिबल है। ये और ये हो गया पहला, दैट इज इन द प्लेन मोशन एक्सिस के अराउंड। फिर क्या है हमारे पास? उस मॉलिक्यूल में देखना भी कैसी रोटेशन हो रही है ना, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस। ये भी तो रोटेशन ही है, यहाँ पे भी तो वो रोटेट ही कर रहा है, अब बस किसी और एक्सिस के अराउंड कर रहे हैं। और मॉलिक्यूल में कौन सी रोटेशन हो सकती है? ऐसी, ये एंड देन नीचे, देन अगेन। तो मॉलिक्यूल में 3 टाइप की रोटेशन पॉसिबल है। अब सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ एक रोटेशन कंसीडर कर रही हूँ, ये वाली, अगर मॉलिक्यूल ऐसे देखो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल एनर्जी कम है। अगर वो फास्ट रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल एनर्जी ज्यादा है, और फास्ट रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल एनर्जी और ज्यादा है, और ज्यादा फास्ट मूव करेगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो यहाँ पे आता है कंसेप्ट क्वांटाइजेशन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये समझ लिया तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इजी हो जाएगी। क्या है? अगर मॉलिक्यूल बहुत स्लो है, बहुत स्लो होने पे क्या होगा? जो रोटेशनल लेवल्स है वो भी हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। रोटेशनल लेवल्स भी हमारे क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब जैसे मैंने आपको ये बताया ना, यहाँ होगा या यहाँ होगा, वैसे ही रोटेशनल एनर्जी भी हमारे पास मॉलिक्यूल की कैसी होती है? या यहाँ पे दीज आर द रोटेशनल लेवल्स। इनके क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जब तो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, जब तो बहुत ही स्लो रोटेट कर रहा है ऐसे, तब वो यहाँ पे, मान लो उसकी रोटेशन फास्ट होगी, ऐसे हो गई तो फास्ट है। अगर चलो आप भी ऐसे पहले धीरे धीरे चल रहे हो तो आपकी एनर्जी कम है, अब फास्ट चल रहे हो मतलब आप ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो। तो अगर मॉलिक्यूल फास्ट हो रहा है इसका मतलब वो अब यहाँ पे है, उससे भी फास्ट हो रहा है तो वो उससे भी सॉरी
उससे भी ऊपर है। इससे मुझे ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल का क्या है, जैसे जैसे उसकी वो मूवमेंट फास्ट होगी वैसे ही उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। बट अगेन जस्ट लाइक दिस, आपने कभी जैसे यहाँ नहीं सुना होगा कि 1.5 है, वैसे ही आपने कभी यहाँ नहीं आप देखोगे कि मॉलिक्यूल यहाँ बीच में लाई कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, कि मॉलिक्यूल इधर है, उसको एनर्जी मिली ऊपर चला जाएगा, बीच में नहीं रह जाएगा, और एनर्जी मिली ऊपर, और एनर्जी मिली ऊपर। दिस इज व्हाट वी मीन बाय रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जो किससे डील होते हैं, जो किससे डील करते हैं, रोटेशनल मोशन से। ठीक है, अब हम चलते हैं वाइब्रेशनल मोशन पे। वाइब्रेशनल मोशन से हमारी सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी बनेगी, दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हम बोलते हैं या फिर इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आप दोनों में पढ़ेंगे, ये आप फिजिकल में भी पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, दैट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है। ये जो है ना, अभी मैं ये मान लो ये पूरा का पूरा मेरा HCl मॉलिक्यूल है, मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, कंसीडर दिस एज अ HCl मॉलिक्यूल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशनल मोशन, कितने सारे वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल है, ये वाइब्रेशन ही तो है, वाइब्रेट कर रहा है मॉलिक्यूल। और कौन सा मोशन पॉसिबल है, ये देखो ऐसे वाइब्रेशन, और ऐसे, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, लाइक या फिर यू कैन से ऐसे हो गया, या दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे। ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, वाइब्रेशनल मोशन के अंदर। तो अगेन बिल्कुल पीछे वाला सिनारियो है कि वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो डील करती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। अब वही सेम चीज है कि अगर तो ये फास्ट स्लो वाइब्रेट कर रहा है तो फिर वो सबसे नीचे, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। अगर वो क्या हुआ, उसकी एनर्जी अगर क्या हुआ, वो फास्ट वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो यहां से हमारे पास आता है कंसेप्ट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच की ट्रांजिशन, जैसे यहाँ पे। ठीक है, बट अगेन ये पार्ट हमारा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट फॉर्म नहीं करता। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी विल बी डिस्कसिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो रोटेशनल मोशन से एसोसिएटेड है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वाइब्रेशनल मोशन से एसोसिएटेड है, एंड थर्डली वी विल बी डिस्कसिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ ना मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके बारे में हम यहाँ भी नहीं पढ़ पा रहे थे और यहाँ भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो सीवी रमन ने क्या किया, जैसे कि आपका जो लाइक एग्जाम है वो मेमोरी बेस्ड है बहुत ज्यादा, तो एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वी हैव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हु डिस्कवर्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सीवी रमन। और सीवी रमन को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल, और उन्हीं के उस पे हम लोग साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं 28 फेब को। सो साइंस डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं 28 फेब को, बिकॉज उस दिन सीवी रमन का बर्थडे होता है और उनको नोबेल प्राइज मिला था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट है वो दैट इंक्लूड्स 3 पार्ट्स, रोटेशनल स्पेक्ट्रो, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो एंड रमन स्पेक्ट्रो। रमन स्पेक्ट्रो इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, बट दैट इज a topic we will discuss later on. Okay, so यहाँ पे अब मुझे ना इतना पता चल गया, जैसे खाना बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ना कि ये इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, तो अब मेरे पास इंग्रेडिएंट्स तो प्रेजेंट है। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे लेवल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है यहाँ से, वो देखो, दैट इज द गैप बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स। क्या है, गैप बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स। कैसा गैप, अब देखो मॉलिक्यूल में ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का गैप, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का गैप बहुत ज्यादा है वाइब्रेशनल लेवल के गैप से, which is further greater than rotational and which is further greater than translational। तो यहां से आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बनता है बिल्कुल मेमोरी बेस्ड, सिंपल। अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे, यू विल सी डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, द गैप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इन अ मॉलिक्यूल फॉलोज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करता है, सबसे ज्यादा गैप इलेक्ट्रॉनिक में, फिर वाइब्रेशनल में, फिर रोटेशनल में, फिर ट्रांजिशनल में। ओके, दिस गैप इज फॉलोड। इसको अगर मैं डायग्राम के वे में बताऊं, इसको अगर मैं डायग्राम के वे में बताऊं तो क्या है हमारे पास, देखो
इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले मैं बनाती हूँ इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ये बना दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल, क्योंकि इनका गैप सबसे ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स प्रेजेंट होंगे। 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका गैप इससे कम है। अब मैंने ये वाइब्रेशनल लेवल्स को हम डिनोट करते हैं V से। अब फर्दर रोटेशनल लेवल्स का गैप इससे भी कम है, तो वो दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल, 2 वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स, और 2 रोटेशनल लेवल्स के बीच में बहुत सारे ट्रांजिशनल लेवल्स। ठीक है, समझ आया क्या है? वी हैव अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग टाइप का मोशन है, उस अलग अलग टाइप के मोशन की वजह से अलग अलग टाइप के लेवल्स प्रेजेंट है, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक का गैप वाइब्रेशनल से ज्यादा, फिर वो रोटेशनल से, फिर वो ट्रांजिशनल से। अब यहां से ना हमारा एक और पार्ट निकल के आता है। वो पार्ट क्या है? मुझे ना मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल मोशन स्टडी करना है। क्या करना है? मेरे को मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल मोशन के बारे में स्टडी करना है। तो अगर मुझे वाइब्रेशनल मोशन स्टडी करना है तो मुझे उसको ना यहां से यहां जंप करवाना पड़ेगा। वाइब्रेशनल मोशन तभी स्टडी कर सकते हैं, मतलब वाइब्रेशनल मोशन से होगा क्या? वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में जंप होगा। पहले यहां था, एनर्जी बढ़ा दी ऊपर चला गया, और एनर्जी बढ़ा दी और ऊपर चला गया, और एनर्जी बढ़ा दी और ऊपर चला गया। सो दिस इज द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पे हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उस टर्म को ट्रांजिशन। तो मैंने करवा दी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। अब जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कराई, और सोच के देखो डायग्राम में बहुत क्लियर है, एक जगह पे मुझे करानी है रोटेशनल ट्रांजिशन, इतना छोटा सा गैप। एक जगह पे मुझे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करानी है, एक जगह पे रोटेशनल ट्रांजिशन करानी है, तो मैं दोनों को सेम एनर्जी तो नहीं दे सकती ना। अगर मैंने करानी मुझे रोटेशनल ट्रांजिशन थी, मुझे बस इसको यहाँ से यहाँ भेजना था, एनर्जी मैंने इतनी सारी दे दी, तो उससे होगा क्या? ये तो चला जाएगा यहाँ पे। हमारा क्या काम है? रोटेशनल ट्रांजिशन के साथ वाइब्रेशनल भी हो गई, ये चला गया यहाँ पे, तो हमारा तो काम ही सारा का सारा ऐसे ही रह गया, बिकॉज हमको रोटेशनल ट्रांजिशन करानी थी, बट एनर्जी हमने बिना सोचे समझे दे दी, तो वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो गई। तो यहाँ पे हमें इतना समझ आया कि चलो हमारे इंग्रेडिएंट्स तो बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया, कुछ भी एनर्जी दी और उससे काम हो जाएगा। सो हमारा जो आगे मेथड है, इसको इन इंग्रेडिएंट्स को इनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, वो है हमारी डेफिनेशन का दूसरा वर्ड, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। डेफिनेशन में आपको 2 वर्ड मार्क करवाए थे। मेटल के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके, मेटल है, मॉलिक्यूल है, लेवल्स है, एनर्जी गैप है। अब मुझे उसको एक्सपोज करवाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो अब हमारा जो अगला काम है वो हमें स्टडी करना है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही क्या पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वी हैव 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड है। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर those radiations in which there is oscillating electrical magnetic field and both are at perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मुझे करना है इस मॉलिक्यूल को स्टडी। इसको मैंने एक क्यूबेट में डाल दिया, मतलब एक टेस्ट ट्यूब टाइप होती है क्यूबेट, उसमें डाल दिया। डालने के बाद मुझे ना अब इसका स्ट्रक्चर पता करना है। तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए मुझे करानी है इसकी ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन करवाने के लिए मुझे इसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन ये था हमारा कि अगर मुझे रोटेशनल ट्रांजिशन करानी है तो मैं हाउ आई कैन मेक श्योर कि रोटेशनल ही हो, वाइब्रेशनल ना हो जाए। तो वो
डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे। तो नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से 7 पार्ट्स? देखो सीक्वेंस में ही याद करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, लाइक पीछे मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन आपका वो गैप से फ्रेम हो सकता है कि कहाँ से कैसे इंक्रीज हो रहा है। एक या एक से ज्यादा भी 2 क्वेश्चन आपके इसमें से फ्रेम हो सकते हैं जो अभी आपको टेबल बनवाया जा रहा है। दैट आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहले है रेडियो वेव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेडियो वेव, सेकंड माइक्रोवेव, थर्ड इंफ्रारेड वेव, ठीक है, फोर्थ विजिबल। You can write down reason, you can write down wave as well, but हम क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड करें, it will be better if we write reason. रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज एंड 7th इज गामा रेज। सीक्वेंस में बोला है तो सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ही सीक्वेंस का आता है। कैसे याद रखना है? ये ना याद रखना थोड़ा सा टफ रहता है बिकॉज हम चीजों को याद तो कर लेते हैं बट उसको सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, उसके लिए वी हैव अ शॉर्ट ट्रिक। क्या शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर सकते हैं? हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। निमोनिक्स कैसे? आर से राम, एंड लगा दिया बीच में, एम से मोहन, आई से इज, वी से वेरी, यू से यूनिक, एक्स से एक्स एंड जी से गाइस, ठीक है। इफ इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस, बट आई नो आज के लेक्चर के बाद आपको ये जरूर याद रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज हमेशा हम निमोनिक्स की सेंस बनाए, हमें यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बनानी है, हमें बस कुछ भी लाइन बनानी है जो हमारे टिप्स पे रहे ताकि जस्ट टू फीड इन आवर मेमोरी, ओके। सो राम एंड मोहन इज वेरी यूनिक एक्स गाइस। इससे मुझे मिलता है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज एंड गामा रेज। इसको इसी पैटर्न में याद करने का क्या मतलब बनता है कि हमने क्यों ऐसे ही याद किया? देखो सबसे पहले जो मेरे पास है रेडियो रीजन, नीचे जैसे जैसे मैं जा रही हूँ, रेडियो से माइक्रो, माइक्रो से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से विजिबल, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ मेरी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। मतलब अगर आपके पास रेडियो रीजन है ना, रेडियो रीजन जैसे रेडियो रीजन से क्या होता है? रेडियो की फ्रीक्वेंसी आती है, टीवी की फ्रीक्वेंसी आती है, वो इस रीजन में लाया करता है। अच्छा माइक्रोवेव जिससे आप खाना बनाते हैं, वो वाली रेडिएशन जो होती है वो इस रीजन में लाया करती है। उसके बाद है मेरे पास जैसे आपने एक्सरे, एक्सरे हम एक्सरे बॉडी का एक्सरे के लिए यूज करते हैं। तो अब आप खुद सोचो, ह्यूमन बॉडी है, उसकी स्किन है, स्किन को पेनिट्रेट करके किसी रे को अंदर जाना है। हम माइक्रो ये वाली रे थोड़ी ना यूज कर सकते हो, कैसे स्किन में पेनिट्रेट करेगी? तो इसलिए हर एक का एक पर्टिकुलर पर्पस है कि मुझे अगर ये काम करवाना है ना तो मैं ये रे उठा लूंगी, अगर मुझे ये काम करवाना है तो ये। अब इनको ऐसे डिवाइड कैसे किया गया? नीचे जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है और नीचे जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है। नीचे जाके एनर्जी इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और क्या है हमारा काम? क्या है यहाँ से हमारा काम? ये है कि ये जो रेडियो रीजन है ये ना सबसे ही ज्यादा लीस्ट एनर्जी है इसकी। रेडियो वेव की एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा लीस्ट है। Okay, actually I'm using my back camera, so if you have any queries then I'll see. Okay, वीडियो क्लियर नहीं है ना फ्लो। हाँ, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं लग रही है ना, यूट्यूब पे भी हैव अ ऑप्शन, साइड से आप क्लिक करते हैं, आप उसको 720 पिक्सल उस पर चेंज कर सकते हैं, तो उस पर रेजोल्यूशन आप चेंज कर लीजिए, वीडियो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ओके। सो व्हाट वी हैव, ये है हमारे पास, वी वर डिस्कसिंग ये जो रेडियो रीजन है इनकी एनर्जी होती है सबसे कम। इसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम। तो जब मेरा सैंपल था वो सैंपल पे अगर मैं इतने कम रीजन की एनर्जी को फॉल करवाऊं, इतने कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को फॉल करवाऊं, तो होगा क्या? ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी खुद की एनर्जी इतनी कम है, वो कहां से इसमें चेंजेस कर देगा? तो रेडियो रीजन का
का काम क्या होता है, रेडियो रीजन की जो वेव रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, स्पिन इन्वर्जन। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्पिन इन्वर्जन। स्पिन इन्वर्जन मतलब इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, जैसे ही आपने उस पर रेडियो वेव्स डाली वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बस इतना काम ही होता है इससे। न्यूक्लियाई का भी स्पिन इन्वर्जन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नहीं, न्यूक्लियाई का भी स्पिन इन्वर्जन कर देता है। इतनी कम एनर्जी है तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज्यादा काम करेगी। ओके, तो पहला जो रेडियो रीजन है उसका काम सिर्फ ये है कि वो स्पिन को इन्वर्ट कर सकता है और उससे कोई काम नहीं होता। तो ये जो है ये चीज स्पिन इन्वर्जन वाली न्यूक्लियाई है, ये हम पढ़ते हैं एनएमआर में। एनएमआर वैसे ऑर्गेनिक का पार्ट है, बट बस वहां आई एम जस्ट गिविंग अ इंट्रोडक्शन कि अगर आपको उसकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट करवानी पड़े तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ना न्यूक्लियाई का स्पिन ही इन्वर्ट करना होता है। क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज, इतना सा ही काम करना होता है। और जब इतना सा काम करना है तो क्यों हम ये एनर्जी देंगे, उसमें तो मॉलिक्यूल पूरा ही चेंज हो जाएगा। सो दैट मॉलिक्यूल चेंज होने का मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो जाएगी। सो यहाँ से मुझे ये पता चला एनएमआर कैरी आउट करवानी है तो कौन से रीजन की एनर्जी देनी है, रेडियो की, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल पे ज्यादा काम करना ही नहीं है, सिर्फ स्पिन इन्वर्ट करनी है। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसमें से आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक एग्जाम में कोई भी लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, इधर इट बी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, सीएसआई, नेट, गेट, कॉलेज कैडर, लेक्चर कैडर, सब जगह पे इस टेबल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्या क्वेश्चन होगा, the NMR spectroscopy is carried out in which region, रेडियो रीजन। ओके, तो सिंपल सा। अच्छा, अब हम चलते हैं माइक्रो पे। माइक्रो रेडिएशंस का काम क्या होता है, वो ना मॉलिक्यूल को रोटेट करा देता है। माइक्रो रीजन में जो लाइट करती है, अब इसकी एनर्जी इससे तो थोड़ी ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया नीचे जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसकी एनर्जी इससे है ज्यादा। तो अगर इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल पे थोड़ा तो ज्यादा काम करेगी। क्या काम करेगी, ये मॉलिक्यूल है, इस पे जब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाया, कौन सी, माइक्रोवेव, तो वो मॉलिक्यूल को क्या कर देगी, रोटेट कर देगी। ऐसे 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 रोटेट कर सकते, बस इसके बस में बस इतना ही है कि ये मॉलिक्यूल को क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो ये अगर मॉलिक्यूल को रोटेट कर रही है तो सोचो मॉलिक्यूल को जब इसने रोटेट कर दिया, थोड़ा और अगर हमने एनर्जी इंक्रीज की तो फास्ट रोटेट करेगी। तो माइक्रोवेव रीजन से जैसे ही मैं अपने सैंपल को रेडिएट करवाऊंगी उसमें ट्रांजिशन होगी। कौन सी ट्रांजिशन, उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन होगी। कौन सी ट्रांजिशन होगी, रोटेशनल ट्रांजिशन। तो उसके बाद रोटेशनल जब ट्रांजिशन हो गई तो मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपका दूसरा पार्ट जो बनता है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इस टेबल से फ्रेम हो सकता है, वो क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कैरिड आउट विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, वो कौन से रीजन में होता है, माइक्रोवेव रीजन में। ओके, अगला है हमारे पास इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में क्या है, इंफ्रारेड रीजन थोड़ी और ज्यादा एनर्जी, इससे बहुत ज्यादा, इससे थोड़ी सी ज्यादा, तो फिर ये मॉलिक्यूल में और ज्यादा काम कर सकती है। तो क्या होगा, जब इंफ्रारेड रीजन, हम इंफ्रारेड रीजन के बारे में, इंफ्रारेड रीजन को मैं अपने सैंपल पे एक्सपोज करवाऊंगी तो ये ना रोटेशन की जगह पे क्या करेगा, मॉलिक्यूल को और ज्यादा एनर्जेटिक कर देगा और अब उसमें वाइब्रेशन होने लगेगी। कैसी वाइब्रेशन, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस कैन टेक प्लेस, दैट वी विल डिस्कस। ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, मतलब समझना सिर्फ आपको ये है कि हम क्या करते जा रहे हैं, मुझे जो चाहिए, मुझे जो मॉलिक्यूल से काम करवाना है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगी। अब मुझे करानी थी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल, क्यों, क्योंकि मुझे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। तो मुझे अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो मुझे उतनी एनर्जी भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो, और वो एनर्जी मिलती है किस रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो इंफ्रारेड रीजन करता क्या है, मॉलिक्यूल की करा देता है वाइब्रेशन करा देता है, और यहां से मुझे मिलती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ऐसे ऐसे हम नीचे जाएंगे ना, विजिबल यूवी रीजन में यू विल गेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कुछ इनऑर्गेनिक का है, सो इसलिए आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की फैकल्टी जब भी आपकी उसकी स्पेक्ट्रो की क्लास लगेगी
then you can study that. तो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, एक्स रेज में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपीएस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, गामा रेज में हम मोसबियर पढ़ते हैं। तो इसलिए ये सारी मतलब आपको इतना समझ आना चाहिए कि मॉलिक्यूल से मुझे जो काम करवाना है वो मेरी मर्जी है, मैं उसको कितनी एनर्जी दूं। अगर मुझे उसकी वाइब्रेशन करानी है ज्यादा एनर्जी दे दो, अगर मुझे सिर्फ उसका स्पिन इन्वर्जन कराना है तो रेडियो रीजन दे दो। तो यहाँ से आपके इस टेबल से लाइक आई कैन से कि एक दो क्वेश्चंस आपके इजीली पेपर में आ जाएंगे। ये जैसे लिखा है ना रेडियो वेव है तो एनएमआर ये है, तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट, ओके। और समझ के यू कैन इजीली मेमोराइज, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज्यादा क्रैमिंग है। उसके बाद ये टेबल यहीं पे खत्म नहीं होता, हमें ना इसका एक डाटा भी चाहिए। डाटा कैसे चाहिए, देखो मैंने आपको क्या बोला, नीचे जाते हैं तो एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। नीचे जाते हैं तो एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू E एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, एच तो है प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। ये दोनों अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर नीचे जाते हुए मेरी एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी भी तो इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे जैसे वी गो डाउन द स्पेक्ट्रा फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग डाउन द रेंज। वी आर राइटिंग डाउन द रेंज। रेंज मतलब देखो कैसे, अगर किसी भी लाइट सोर्स की एनर्जी इस रीजन में लाई करती है, अगर किसी भी लाइट सोर्स की एनर्जी, अभी मैंने बोला ना इन्होंने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, ये है ये है, कैसे डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अगर फ्रीक्वेंसी इस रीजन में लाई करती है तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी इस रीजन में लाई करती है तो वो माइक्रो फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर ये इस रीजन में, याद करना भी बहुत सिंपल है बिकॉज यू कैन सी अ पैटर्न। 10 से 6 से 10, 12 से 6 से 10, सॉरी इट इज 10 से 12 एंड देन इट इज 12 से 14, ओके। और उसके बाद यूवी विजिबल एक साथ ही लिखते हैं हम, दैट इज 3 into 10 raised to power 14 से 3 into 10 raised to power 16 हर्ट्ज तक लाई करती है। ऐसे ही यू कैन राइट डाउन द फर्दर एज वेल। यहाँ पे जो एक्स रेज है दैट लाइज इन द रीजन 10 raised to power 16 से 3 into 10 raised to power 18, और इससे 3 into 10 raised to power 18 से 3 into 10 raised to power 20, ओके। ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज फिजिकल पार्ट ऐसा है जिसमें आपको ना, फिजिकल पार्ट इज लाइक फेमस फॉर इट्स न्यूमेरिकल्स, कि इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट अगर हम लेक्चर कैडर के एग्जाम की बात करें तो ना न्यूमेरिकल्स विल बी देयर बट दैट विल बी ऑफ वेरी सिंपल लेवल, ओके। बहुत ही बेसिक लेवल्स लगते हैं न्यूमेरिकल्स का। उनका जो ज्यादा फोकस रहता है मेमोरी बेस्ड रहता है। दिस इज मेमोरी बेस्ड। और मेमोरी बेस्ड क्या होता है, यही तो होता है कि हाँ, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रा लाइज इन द रेंज। ये आपको दे दिया जाएगा कि 3 into 10 raised to power 11 है, तो बताओ कि वो कौन से रीजन में लाई करती है, या फिर उससे मैं कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट करवा सकती हूँ। 3 into 10 raised to power 11 है तो माइक्रोवेव रीजन में, और माइक्रोवेव रीजन में अगर ये लाई करता है तो इससे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैरी आउट करवा सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर्म्स ऑफ पैटर्न। बस आपको ये याद रखना है, और पैटर्न आपको बहुत इजी समझ भी आ रहा होगा कि कितना इजी है याद करना। पहले 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, जस्ट यू हैव टू इंक्रीज बाय अ नंबर ऑफ 2, ओके। सो ये मेरे पास क्या आ गई, रेंज, कि नीचे जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे हाथ में है कि मुझे मॉलिक्यूल के साथ करवाना क्या है, वो जब लैब में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास एक बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में अभी हमने दोनों चीजें पढ़ ली ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पढ़ ली, और मैंने क्या पढ़ लिया, सैंपल के बारे में भी या मैटर के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इनको इतना डिटेल में पढ़ के करना क्या था। तो देखो लैब में है हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत ही बड़ा सा अपरेटस, जो क्या है, एक स्पेक्ट्रोमीटर। उस स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट करवाएंगे। उसके अंदर होता है एक लाइट सोर्स, उसके अंदर क्या होता है, एक लाइट सोर्स।
लाइट सोर्स की एक ना ऐसे यू कैन से कि नोब सी लगी होती है, जैसे फैन होता है ना, फैन को हम 1 2 3 4 की स्पीड पे कर सकते हैं, वैसे ही लाइट सोर्स के साथ अटैच्ड एक नोब लगी होती है ऐसे गोल घुमाने वाली, उधर से निकल के आती है लाइट और बीच में रख दिया मैंने सैंपल, ठीक है, और इधर मेरा है एक इधर मेरी है स्क्रीन, ठीक है। तो हुआ क्या, मुझे क्या करना था, इस मॉलिक्यूल की लेट्स से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी थी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी? रोटेशनल। क्यों पढ़नी है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? बिकॉज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है बॉन्ड लेंथ के बारे में। ये सब चीजें कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशन है, वो तो जब हम एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो। अभी तो सिर्फ इट्स जस्ट लाइक अ डेमो क्लास, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि क्यों हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। हमारे कोर्स में वी विल डिस्कस एवरी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल कि रोटेशनल है तो कैसे करवाई, क्यों करवाई, क्या क्या याद रखना है, एवरी लिटिल थिंग वी विल डिस्कस। तो उसमें क्या है, अगर मैं बात करूं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, अगर मुझे करानी है इसकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ना मेरे पास एक मैंने लैब में एक सैंपल डिस्कवर कर लिया, मुझे ये नहीं पता चल रहा उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, बट मुझे इतना पता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम बॉन्ड लेंथ कैरी आउट करवा सकते हैं। मैंने डाला इसको क्यूवेट के अंदर और हुआ क्या, मेरे पास है लाइट सोर्स, इसकी नोब को मैंने घुमाया और नोब को घुमा के मुझे इसको किस रीजन में कर देना है, मुझे इसको कर देना है 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये लाई करता है माइक्रोवेव में और ये जब इस पे पड़ेगी उसकी रोटेशनल मोशन होगा, जिससे उसका रोटेशनल ट्रांजिशन होगा, और अगर उसका रोटेशनल ट्रांजिशन हुआ, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये है मॉलिक्यूल के लेवल्स। मॉलिक्यूल था यहाँ पे, उसको क्या करा, वो यहाँ पे आराम से था, उसको करा दिया रेडिएशन से एमिट, रेडिएशन से एक्सपोज करवा दिया। अब इसके पास जब कम एनर्जी थी वो यहाँ पे पड़ा था, जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करा, इसने इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, और जब इसने इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया तो ये चला जाएगा ऊपर वाले लेवल पे। जब भी मॉलिक्यूल लो से हाई लेवल पे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि मॉलिक्यूल जब लो से हाई लेवल पे जाएगा तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल जब लो से हाई लेवल पे जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल, मॉलिक्यूल जब लो से हाई लेवल पे जाएगा, आप जमीन पे हो, आपको चढ़ के ऊपर जाना है, आपको एनर्जी चाहिए ना कि हाँ ठीक है, मतलब आई नीड सम एनर्जी टू गो फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। से अगर मॉलिक्यूल हाई लेवल पे है, अगर मॉलिक्यूल ऊपर है, दिस इज एक्चुअली द एक्साइटेड स्टेट। बोलते हैं ना हम नीचे वाली ग्राउंड स्टेट, ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट। अब कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता बड़ी सारी देर, वो फटाफट से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर तो गया बट फिर ऊपर उससे रहा नहीं जाएगा, बिकॉज कोई भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता, हर कोई चाहता है मैं स्टेबल हूं, तो इसको होना है स्टेबल। ये फिर से आ गया नीचे, जब ये आया नीचे तो अब क्या होगा, ये एनर्जी को एमिट आउट करेगा, ठीक है। तो अब ये ना हमारे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, हमें इस इंस्ट्रूमेंट के साथ डील नहीं करना, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ पहले से ही फिट है। मैंने आपको बोला इतना बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें पहले से ही ये सेटिंग हो रखी है कि आपको ये पढ़ना है कि उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की, या ये पढ़ना है कि उसने कितनी लाइट एमिट आउट की। तो अगर आपको ये चीजें, लेट्स सपोज मुझे पढ़नी है वो रेडिएशन जो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की, क्या व्हाट आई एम सेइंग, मुझे ये स्टडी करना है कि मॉलिक्यूल को इस लेवल से इस लेवल तक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो है इस गैप के इक्वल। मान लो इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो जितना ये गैप है वही उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अगर मुझे ये स्टडी करना है कि मॉलिक्यूल ने कौन सी एनर्जी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, जब हम ये वाला पार्ट स्टडी करते हैं तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में कि इफ द जस्ट लाइक लिसन टू द स्टेटमेंट व्हाट आई एम सेइंग, इफ वी स्टडी द एनर्जी चेंज, if we study the energy change that take place when the molecule go from lower to higher state, अगर हम वो एनर्जी चेंज पढ़े जब मॉलिक्यूल लो से हाई स्टेट पे जाएगा तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलेंगे,
उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, बिकॉज आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग, बिकॉज ये आपको समझना ही पड़ेगा। एग्जाम इज टोटली मेमोरी बेस्ड, आपको मैक्सिमम टोटली नोटाइल से ऐसे 70-80% यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे हर छोटा छोटा वर्ड याद रखना है, क्योंकि वही आंसर है एट द एंड। तो लो से हाई लेवल पे जैसे ही जाएगा तो वो हमें स्टडी करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन, अगर हाई से लो पे गया तो उसने एनर्जी को रिलीज किया, दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी क्लासिफाइड एज एब्जॉर्प्शन व्हेन वी आर स्टडीइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं जब हम पढ़ रहे हैं कि उसने कितनी एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है, चलो अब मान लो कि मेरा मॉलिक्यूल सेट था, मेरा जो सिस्टम है या जो भी मेरा ऑपरेटस है वो ऐसा ऑपरेटस है जो ना एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करता है। वो ऑपरेटस कौन सा है? जो एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करता है। मतलब वो स्टडी करता है कि जब मॉलिक्यूल ऊपर गया, ठीक है, ऊपर से जब वो नीचे आया, जब वो ऊपर से नीचे आया तो उसने कितनी एनर्जी को रिलीज किया। तो मान लो उसने ना 500 जूल की एनर्जी, 500 इज वेरी लार्ज, लेट्स सपोज उसने 50 जूल की एनर्जी को रिलीज किया। तो मुझे क्या मिलेगा? इस स्क्रीन पे एक वो मिल जाएगा, लाइक एक डायग्राम यू कैन से, और इसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रा। मुझे स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रा मिल जाएगा जो होगा 50 जूल पे। ठीक है, वैसे बेसिकली अभी जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया। ये जो है वैसे ही सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, तो सेंटीमीटर इनवर्स लगा दो, चलो। ठीक है, तो अब मुझे इसने कितनी एनर्जी को लूज किया? ऊपर से नीचे आया तो 50 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी लूज की। पीक भी आपको कहाँ मिल गई? 50 सेंटीमीटर इनवर्स पे। सो दिस इज हाउ स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क। समझ आया कैसे वर्क कर रही है? स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क कर रही है कि सैंपल है, सैंपल पे मुझे पता है मुझे उसकी क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे पता है मुझे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करवानी है। बस दो काम है मेरे, सैंपल के बारे में मुझे पता होना चाहिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, और मुझे ये पता होना चाहिए उस पर कौन सी रेडिएशन। बाकी इंस्ट्रूमेंट खुद से बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो बाकी काम सारा कर देगा, और आपको एक कंप्यूटराइज्ड क्या करेगा? एक कंप्यूटराइज्ड आपको एक लाइक प्रिंट आउट यू कैन से मिल जाएगा इससे, जिससे आपको मिल रहा है इसका सैंपल का स्पेक्ट्रा कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है, तो ये इसका गैप है, वहां से यू कैन कैलकुलेट व्हाट इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक आइडिया ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कि कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। अभी हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है? लाइक वी विल डिस्कस अबाउट कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। ठीक है, वैसे लाइक दिस इज जस्ट अ डेमो। अभी जस्ट अ मिनट, देखो आपको दो लिंक सेंड किए हैं सुबह, दो डिफरेंट लिंक सेंड किए हैं आपको। तो अभी आपका इनऑर्गेनिक का डेमो क्लास है, आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग वन मोर थिंग, एंड उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक का डेमो है। सो यू नीड